Hello, dear students. A very good evening to all of you. Good evening, everyone. Good evening. चलिए जुड़िए सभी लोग जल्दी से। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? स्वागत है आप सभी का। जरा कंफर्म करिएगा, क्या आप सभी को ऑडिबल विजिबल प्रॉपर है? आगे बढ़ूं उससे पहले जरा मुझे कंफर्म करिएगा। मैंने आपको लास्ट डे होमवर्क दिया था कि ये क्लासिफिकेशन आप सभी लोग कंप्लीट करके आए होंगे, करेक्ट? राहुल बेटा, सर ऊपर होता है, पैर नहीं। ठीक है, चलो। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि अल्सर होता क्या है, क्यों होता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। आज क्वालिटी ठीक है ना वीडियो की? कल बहुत परेशान थे। ऐसे कैसे पता चलता है कि ड्रग कितने से पहले लेना है या कितना खाने के बाद? हर ड्रग के साथ वो कहानी आपको पता चलती जाएगी। बढ़िया। अरे अब सब में सही आएगी। सारे टीचर्स की क्लासेस जो चलती हैं सबकी अब सही आएगी। सब में कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं, काम हुए हैं। ओके, सो बच्चों, लास्ट क्लास के कंटिन्यूटी में अगर हम बात करें कि हमारा HCl का सिक्रेशन हुआ और जो HCl का सिक्रेशन ज्यादा हुआ तो उसकी वजह से हमारा जो म्यूकोजल लेयर है वो डैमेज होगी, और म्यूकोजल लेयर डैमेज होने की वजह से फर्दर हमें वहां पे अल्सर जैसी चीजें मिलती हैं। अब हमारा मेन टारगेट क्या होगा? हाँ, अब हमारा मेन टारगेट यहाँ पे क्या होगा कि भाई जो HCl का सिक्रीशन है उसको कम करें, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट है कि ऑलरेडी जो HCl सिक्रीट हो रखा है उसको न्यूट्रलाइज करें, जहां पे एंटासिड काम करेगी। तो ओवरऑल हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हमारी ड्रग आई थी एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर। वो ड्रग जिन्होंने एसिड के सिक्रीशन को क्या किया था? इनहिबिट किया था। एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर आई। एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर में हम लोगों ने क्या क्या देखा? यहाँ पे हम लोगों ने पीपीआई देखा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी प्राजोल वाली ड्रग, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये सारी हमारी आ गई थी। फर्दर हमने यहाँ पे H2 ब्लॉकर देखा, जहां पे हमने सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, रॉक्साटिडीन, लॉक्साटिडीन, इन सब के बारे में बात किया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हमारा कौन सा आता है, दैट इज कॉल्ड एज द M1 ब्लॉकर, जहां पे हम लोगों ने पायरेनजेपिन, टेलेनजेपिन की बात किया। यहाँ पे हमारी ये आ गई, M1 ब्लॉकर आ गई थी। साथ ही साथ यहाँ पे हमने और भी क्या देखा था? प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यानी पीजी, प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट में एनालॉग में हम लोगों ने मिसोप्रोस्टॉल की बात किया था। ये हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग आ गए थे, करेक्ट है? ये वो ड्रग थी जिन्होंने HCl के सिक्रीशन को इनहिबिट किया। फर्दर हमने बात किया दैट इज कॉल्ड एज द एसिड न्यूट्रलाइजर, जिन्होंने जो हमारा रिलीज एसिड है उसको न्यूट्रलाइज किया, यानी एसिड न्यूट्रलाइजर, एंटासिड की बात किया था, करेक्ट है? हाँ जी। तो एसिड न्यूट्रलाइजर में हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे? जैसे हमने दो क्लासेस में देखा। एक वो क्लास है जो सबसे पहले जब हम इस एंटासिड को इनटेक करते हैं वो हमारे स्टमक में आती है, स्टमक इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती है, और ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद फर्दर काम करती है। तो इसलिए इसको सिस्टमिक एंटासिड की बात किया। मतलब कुछ एब्जॉर्ब होगी, कुछ नहीं एब्जॉर्ब होगी, सिस्टमिक की बात हुई। और दूसरा यहीं पे हम लोगों ने बात किया था नॉन सिस्टमिक की बात किया। नॉन सिस्टमिक का मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला कि सर इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो सिस्टमिक वाले में हम लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट की बात किया, सोडियम सिट्रेट की बात किया, वो आते हैं। और नॉन सिस्टमिक में हम लोगों ने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात किया था, हमारा ये आए थे। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने मेगाल्ड्रेट की बात किया था, ये आ गई। ये दो क्लासेस तो आपको क्लियर है। एक और क्लास यहाँ पे हम लोगों ने देखा दैट इज कॉल्ड एज द अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट, एज इट्स नेम इंडिकेट। देखो इनका नाम ही क्या है? अल्सर प्रोटेक्टिव, यानी ये वहां पे एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करती हैं, इसीलिए बोला जाता है अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट की बात किया गया। जहां पे हम लोगों ने CBS बोले तो कोलोइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट और सुक्राल्फेट की बात किया, जिन्होंने वहां पे एक लेयर फॉर्म करेंगे। जैसे होता है ना, सीधी बात है भाई, कहीं भी अगर हमारा कपड़ा फट गया तो हमने वहां पे एक लेयर कपड़े की लगवा दिया, यानी हमारा प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्म करना है, ठीक है? रश्मि आपकी बात ठीक है बेटा कि सिस्टमिक में एब्जॉर्ब ही क्यों करना है सर जब सीधे स्टमक में एक्शन चाहिए? इसीलिए मैंने बोला था कि सिस्टमिक वाले का ज्यादा यूज हमारे लिए अच्छा नहीं है, एडवर्स इफेक्ट ज्यादा देते हैं, तो इनका यूज ही नहीं किया जाता है, मेनली इनका यूज किया जाता है आज की डेट में। एक और क्लास यहां पे आती है दैट इज कॉल्ड एज द अल्सर हीलिंग एजेंट। अब ये एक नई ड्रग है लेकिन बहुत कम यूज की जाती है। अल्सर हीलिंग एजेंट की बात किया था। अल्सर हीलिंग एजेंट में एक ही ड्रग है, याद कर लेना। फार्माकोग्नोसी में आप लोगों ने लिक्वेरिस का नाम सुना होगा, सुना है लिक्वेरिस? ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा की बात किया गया था। हाँ, उसी लिक्वेरिस की बात किया जाएगा। ये लिक्वेरिस हमारा यहाँ पे, इसकी एक ड्रग होती है जिसको बोला जाता है कार्बेनोक्सोलोन। शायद आप लोगों ने कोग्नोसी में पढ़ा होगा कार्बेनोक्सोलोन।
इसको नाम सुन लेना, क्योंकि बहुत रेयरली एक बार डीआई में इसका क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज्ड एज अ अल्सर हीलिंग एजेंट, तो कार्बेनॉक्सोलोन की बात आई थी, तो उसका नाम सुन के चलिएगा। ये तो ड्रग हमने वो देखा। एक और हमने देखा था कि अल्सर कॉज करने के पीछे एक हमारी और ड्रग आती है, या मैं कहूं एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो होता है कौन सा? एच पाइलोरी बैक्टीरिया। ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया हमारा जो है रॉड शेप्ड बैसिली बैक्टीरिया होता है, जो हमारा अल्सर कॉज करता है। और इसी एच पाइलोरी के अगेंस्ट में कुछ एंटीबायोटिक काम करती हैं, जिनको हम बोलते हैं एंटी एच पाइलोरी। और इसके लिए कल हम लोगों ने एक नाम ट्रिक पढ़ा था, क्या? मेरी कैट की बात किया था, जहां पे हम लोगों ने मेट्रोनिडाजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन की बात किया, एमॉक्सिसिलिन आया, टेट्रासाइक्लिन आया, टिनिडाजोल की बात किया। इनकी ड्रग हम लोगों ने मेरी कैट से पढ़ा था। आई होप बड़ा सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, 5 अलग अलग क्लासेस समझना है और उनके सब क्लासेस को रखते हुए आपको आंसर दे देना है। क्या किसी को लगता है वाकई ये क्लासिफिकेशन टफ है? नहीं, बड़ा आसान है, बड़ा प्यारा सा है, बड़ी छोटी सी कहानी है, लेकिन अब एक एक करके समझा जाए। लेकिन मैंने बोला ये सब पीछे के फैक्टर हैं, कॉजेज हैं। असली चीज क्या है मेरे बच्चों? वो है ये प्रोटॉन पंप, जहां पे हमारी ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये सारी ड्रग काम करती हैं एज अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो कुछ कल बच्चे ने बोला था कि सर जो ये HCl का सिक्रीशन है ये थोड़ा हमें कम समझ में आया। मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरे बच्चों को कम समझ में आया तो मैं किस दिन काम आऊंगा, मैं फिर से बच्चों को समझाऊंगा। लो, ये मैं आप लोगों के लिए पिक्चर लेके आया हूं। सर एच पाइलोरी का कोई एडवांटेज नहीं है? फिर नहीं, ज्यादा एडवांटेज नहीं है, लेकिन हाँ हमारे लिए वो विटामिन का प्रोडक्शन कराने में हेल्प करता है, इसलिए थोड़ा बहुत एडवांटेज है विटामिन B12 के लिए। सर म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ा के अल्सर कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? रमांश बेटा कर सकते हैं, लेकिन बताओ ना कैसे कर सकते हैं। इधर देखो, ये है आपकी पैराइटल सेल, ये जो आपको दिख रही है ना ऑरेंज कलर से, ये आपकी पैराइटल सेल है। कल मैंने आपको क्या बोला था कि आप जैसे ही फूड इनटेक करते हो, खाना खाते हो, खाना खाते ही आपके ब्रेन को स्टिमुलाइज आता है कि मालिक खाना आ गया है, चलो इसका डाइजेशन शुरू करें। अब यहां से हमारा वैगस नर्व तुरंत एक्टिव होती है। आपको पता है वैगस नर्व यानी 10th नंबर की क्रेनियल नर्व, और हम लोगों ने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्रेनियोसैक्रल में पढ़ा था 3, 7, 9, 10, यही 4 क्रेनियल नर्व तो हमारी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व होती है। तो वो जो 10th नंबर की क्रेनियल नर्व है ना, वही हमारी वैगस नर्व होती है, उसी का यहाँ पे रोल आता है। अब यहाँ पे एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन होगा। अब ये जो एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन होगा, कार्तिक बेटा मैं मुर्गा बना के मारूंगा अगर आपने पूछा कि सर M1 और M3 रिसेप्टर का रोल बता दीजिए। सब आपने पढ़ा है ANS में, रिवीजन आपको करना है मेरे बच्चे, बिना रिवीजन के तो गाड़ी नहीं चल सकती ना। चलो इधर ध्यान दो। तो अब देखो, ये एसिटाइल कोलिन जो रिलीज हुआ, ये अपने M1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। गैंग्लिया में M1 रिसेप्टर आपका थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, हाँ निकोटिनिक का NN रिसेप्टर भी प्रेजेंट है, जिससे हमारा फर्दर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। अब यही एसिटाइल कोलिन सारा रोल प्ले करेगा। क्या करेगा सर? ये हमारा गैस्ट्रिन सेल में जाएगा, वहां से गैस्ट्रिन का रिलीज कराएगा जो कोलेसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा। साथ ही साथ यही एसिटाइल कोलिन फर्दर हमारा हिस्टामिनोसाइट सेल्स में भी इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो हिस्टामिन का रिलीज कराएगा। ये हिस्टामिन अपने H2 रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा। साथ ही साथ हम बोले यहाँ पे हमारा जो ये एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ ना, यही एसिटाइल कोलिन हमारा पैराइटल सेल में M1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसके थ्रू भी काम करेगा। लेकिन जो मेजर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप बोलते हैं। और इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि सर ये प्रोटॉन पंप के एक्टिवेशन से क्या होता है, हाइड्रोजन आयन बाहर आता है और पोटेशियम आयन अंदर जाता है। अब आप बोलोगे सर मैक्सिमम जगह तो हम लोगों ने सुना है कि सर पोटेशियम बाहर जाता है, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये देखो, यहाँ पे आपका प्रेजेंट है ये पोटेशियम चैनल प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका ये क्लोराइड चैनल भी प्रेजेंट है। अब इस पोटेशियम चैनल से पोटेशियम यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो पोटेशियम का लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन आयन आपका बाहर निकल आ रहा है, और ये हाइड्रोजन आयन इस क्लोराइड आयन के साथ मिलकर HCl के फॉर्म में रिलीज होकर बाहर चला आ रहा है। मैंने बोला इस प्रोटॉन पंप को स्टिमुलेट कराने की जिम्मेदारी है क्या, किसका? सर ये M1 रिसेप्टर, ये भी इसको स्टिमुलेट करेगा। देखो प्रोटॉन पंप को, ये H2 रिसेप्टर, ये भी इसको एक्टिवेट करेगा, ये गैस्ट्रिन रिसेप्टर, ये भी इसको स्टिमुलेट करेगा। यानी जितना ज्यादा प्रोटॉन पंप का स्टिमुलेशन होगा, उतना ज्यादा HCl का सिक्रीशन होगा। तो मतलब हमारा पहला टारगेट होना चाहिए इस प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करना, और उसके बाद हमारे टारगेट हैं इस M1 को ब्लॉक करना, H2 को ब्लॉक करना, प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग को देना, जो हमारा इसको इनहिबिट करेगा। ये सारी कहानी इसके आगे की है। तो चलो एक एक करके बात किया जाए। सर हिस्टेमिनोसाइट मास्ट सेल, हाँ भैया ये मास्ट सेल ही है। अब एक एक करके शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम चलते हैं किस पे? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द PPI, ड्रग डिक्रीजिंग एसिड सिक्रीशन की बात किया जाएगा, PPI। अच्छा, इनको एक और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि PPI शुड बी टेकन एट द एम्प्टी स्टमक, हमेशा खाली पेट लेना चाहिए। खाया जरूर होगा। हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज बेटा आयुषी, सर EP3 क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन का रिसेप्टर है, EP3 रिसेप्टर। मीगा बेटा मॉड्यूल नंबर 5 पेज नंबर 41 से 47 के बीच में देख लो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यानी इस क्लास की सबसे पहली प्रोटोटाइप ड्रग कौन सी है? ओमेप्राजोल है। प्रोटोटाइप, कई बार आप ये वर्ड आ चुका है, प्रोटोटाइप। प्रो ड्रग अलग है, प्रोटोटाइप अलग है। हम यहाँ पे प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं, यानी उस क्लास की पहचान, प्रोटोटाइप की बात किया जाएगा। ओमेप्राजोल, एक मिनट, अब यार ओमेप्राजोल मिल रहा है
तो अगर थोड़ा सा केमिस्ट्री के बेसिस पे पूछूं तो क्या आप लोगों को इमिडाजोल याद आ रहा है? हाँ, ये सब हमारे जितने भी ओप्राजोल वाली ड्रग है ये सर सब बेंजिमिडाजोल डेरिवेटिव हैं। जी हाँ, दीज आर बेंजिमिडाजोल डेरिवेटिव। ये कोग्नोसी का वर्ड है, उसको सॉरी केमिस्ट्री का वर्ड है, उसको मैं थोड़ा लीव कर दे रहा हूं। मैं अपने काम पे आ रहा हूं। पहली लाइन याद रखना, जितनी भी पीपीआई हैं सभी प्रो ड्रग होती हैं। नोट करके दिमाग में रखो, ऑल द पीपीआई आर प्रो ड्रग। मतलब ये खुद नहीं काम करेंगी, ये बॉडी में जाएंगी इनएक्टिव के फॉर्म में, बॉडी में जाने के बाद एक्टिवेट होंगी और एक्टिवेट होने के बाद ये फर्दर काम करेंगी, इसीलिए इनको प्रो ड्रग के नाम से जाना जाता है। ओमेप्राजोल से भी पोटेंट है इसकी डेरिवेटिव लैंसेप्राजोल। लैंसेप्राजोल इससे पोटेंट होती है। सर बता रहे थे क्यों खाली पेट लेते हैं, अभी बता रहा हूं, थोड़ा सबर पेशेंस रखा करो। लैंसेप्राजोल इज मोस्ट पोटेंट देन ओमेप्राजोल एंड सेफेस्ट पीपीआई होती है। इवन इसको हम प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं, अच्छी खासी वायलेबिलिटी होती है। ये सारी एडवांटेज है। हाँ, अब आपने बोला सर ये प्रो ड्रग है तो कैसे काम करेगी, ये भी तो पॉइंट आएगा, आना चाहिए ना। रुको भाई, सुबह खाली पेट क्यों लेते हैं, बता रहा हूं, थोड़ा रुकोगे। ये लाइन लिखा है ना यहाँ पे, इसका एक रीजन होता है कि जो इनका ब्रेकडाउन होता है वो एट अ सेलेक्टिव पीएच पे होता है और वो पीएच इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर मैं बात करूं, क्या आपने पहले ही एसिड का सिक्रीशन हो गया, एसिड का सिक्रीशन, अच्छा एसिड का सिक्रीशन अगर स्टमक में हो जाएगा तो पीएच एसिड का घटेगा कि बढ़ेगा, बताओ जरा। जब एसिड का सिक्रीशन होगा तो एसिड का सिक्रीशन होने पे एसिड का स्टमक का जो पीएच है वो घटेगा कि बढ़ेगा? बोलो जल्दी सभी लोग। सर ऑब्वियसली पीएच घट जाएगा, 1 2 3 इतना पीएच आ जाएगा ना। तो हमारी जो ये ड्रग है इनका एक्टिवेशन होना है और इनका एक्टिवेशन एक सेलेक्टिव पीएच 5.5 पीएच पे ही एक्टिवेशन होता है। मतलब अगर एक बार HCl का सिक्रीशन हो गया, खाना खाया HCl का सिक्रीशन हो गया, तो इन ड्रग का एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इनको एम्प्टी स्टमक में लेते हैं। अब आप कहोगे सर ये ब्रेकडाउन होगा तो इसके डेरिवेटिव कौन से बनेंगे? तो सर इनके जो डेरिवेटिव होते हैं वो सल्फाइड डेरिवेटिव होते हैं, जिनका कोई खास नाम नहीं है, बट इनका जो सल्फाइड ग्रुप होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो जरा इधर नजर आओ, रेवेप्राजोल, अभी आपने पूछा था सर रेवेप्राजोल सबसे ज्यादा क्यों खाई जाती है? अरे भैया, जितनी भी ड्रग हैं इस क्लास की उनमें से सबसे ज्यादा पोटेंट हमारी और लॉन्गेस्ट एक्टिंग है रेवेप्राजोल, इसलिए आज की डेट पे रेवेप्राजोल सबसे ज्यादा यूज की जाती है। अब अगर पीपीआई है यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है तो ऑब्वियसली प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करेंगी, और प्रोटॉन पंप का नाम क्या है? हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज की बात किया जाएगा, जो पैराइटल सेल में प्रेजेंट होती है स्टमक की, उसी हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज यानी प्रोटॉन पंप को तो इनहिबिट कर रही है। ये जितनी भी ड्रग होती है ना, इन ड्रग की जो हाफ लाइफ होती है वो बड़ी छोटी होती है। ध्यान से सुनो, आप लोगों ने पढ़ा है मेरे साथ एस्प्रिन, जरा याद करो। ओ नालायकों, इधर एस्प्रिन पढ़ा है? एस्प्रिन में एक वर्ड दिया था, हिट एंड रन ड्रग, नाम सुना है? क्या होता है हिट एंड रन ड्रग? मतलब आई, हिट करी, चली गई, ठीक, रन कर गई, लेकिन आपको परेशान कर गई। बात समझ रहे हो? कहने का मतलब यह है कि ये ड्रग आई, आने के बाद इसने जो प्रोटॉन पंप है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज है, उसको ताड़ 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 पूरा खत्म कर दिया, निकल गई। लेकिन भैया अगर HCl का सिक्रीशन होना है तो प्रोटॉन पंप चाहिए, और प्रोटॉन पंप बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए काम किया इसने थोड़ी देर, लेकिन इफेक्ट आया लंबा। जैसे एस्प्रिन में भी यही हुआ था, उसने कॉक्स एंजाइम को इरिवर्सिबल इनहिबिट किया था। सेम ये भी ड्रग हमारी क्या करेगी? इस हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को इरिवर्सिबल इनहिबिट करेगी। कहने का मतलब यह है कि एक बार इरिवर्सिबल इनहिबिशन हो गया ना, तो अब दोबारा जब तक नया वो प्रोटॉन पंप नहीं बनेगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो अब मतलब समझ में आ रहा होगा क्यों ये लंबा टाइम तक काम करती है। कि सर हाफ लाइफ तो 1.5 घंटे की ही है, लेकिन काम 24 घंटे करती है। क्यों इसको हिट एंड रन ड्रग बोला जाता है? आई होप ये बातें माइंड में क्लियर हो रही होंगी। हिट एंड रन ड्रग क्यों बोला गया? हाफ लाइफ 1.5 घंटे है, फिर भी 24 घंटे तक इफेक्ट कैसे आ रहा है? ये बातें आप लोगों को अच्छे बताओ। जस्ट इमेजिन, कोई एक लड़का है, चलो लड़की भी है, रोड पे जा रहे हैं, अचानक से कोई कार वाला, बाइक वाला आया, साइड से टक्कर मार दिया। सुनो बेटा प्रियांशु, वो तो टक्कर मार के निकल गया, ठीक, छोटा सा टक्कर हुआ। दिनेश, वो छोटे से टक्कर ने उस लड़के या उस लड़की को हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर के लिए बेड रेस्ट पे ला दिया, पेन में ला दिया। कहने का मतलब वो इफेक्ट तो थोड़ी देर का था, लेकिन इफेक्ट, एक्शन थोड़ी देर का था, लेकिन इफेक्ट लंबा हुआ। वही चीज यहां है कि ड्रग आई, ड्रग ने उसको थोड़ी देर के लिए इनहिबिट किया, मतलब खत्म कर दिया उस हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को। HCl का सिक्रीशन लंबे टाइम तक के लिए इनहिबिशन हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हिट एंड रन ड्रग। हिट की, खत्म की, मार के भाग लो, खत्म, रुकने का नहीं रे बाबा, ये वाली कहानी है। ओके नेक्स्ट, पीपीआई गिवन ओरली इन अर्ली मॉर्निंग इन एम्प्टी स्टमक। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जो मैंने अभी आपको पॉइंट दिया था कि सर इनको हमने हिट एंड रन ड्रग इसलिए बोल रहे हैं या एम्प्टी स्टमक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो ये ड्रग है, इन प्रो ड्रग है, और प्रो ड्रग का एक्टिवेशन कराने के लिए एक सर्टेन पीएच की जरूरत है। और वो सर्टेन पीएच क्या है? सर्टेन पीएच क्या है? ये देखो, इट इज इनएक्टिव एट न्यूट्रल पीएच। यानी अगर पीएच हमारा 7 है तो ये ड्रग कोई मतलब ही नहीं है। क्यों?
अरे भैया इनएक्टिव से एक्टिव बनना पड़ेगा, और एक्टिव कब बनेगा? जब हमारा जो पीएच है वो 5 के अराउंड होगा। 5, 5.5, 4.5, मतलब 5 प्लस माइनस 0.5 ले लो। जब ये 4.5 से 5.5 के बीच में पीएच आएगा तभी ये एक्टिवेट होगा। और एक्टिवेट होने के बाद दो कैटायन बनाएंगे, एक कहलाएगा सल्फेनिक एसिड और एक कहलाएगा सल्फेनामाइड। अब देखो ये जो सल्फेनामाइड या सल्फोनामाइड आपका जो बना वो क्या करेगा, आपके प्रोटॉन पंप से ये इररिवर्सिबल बाइंड हो जाएगा। इररिवर्सिबल बाइंडिंग होगी, और इररिवर्सिबल बाइंडिंग होगी, कोवेलेंट बाइंडिंग होगी, जिसकी वजह से ये जो एंजाइम है ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज इनएक्टिव एट न्यूट्रल पीएच एंड इट बिकम्स एक्टिव एट द pH around 5 and it form the two cation called as the sulfenic acid and sulfonamide that covalently bind with the sulfhydryl group of the hydrogen potassium ATPase। हमारा जो ये प्रोटॉन पंप है ना उसमें एक सल्फिड्रिल ग्रुप होता है, उस सल्फिड्रिल ग्रुप से हमारा ये सल्फेनामाइड इररिवर्सिबल बाइंड होगा, यानी उसको इररिवर्सिबली इनएक्टिवेट कर देगा। कहने का मतलब है उस प्रोटॉन पंप को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो दीस ड्रग आर वीक बेसिस कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द गैस्ट्रिक एसिड। अब अगर आपने खाना खाने के बाद लिया तो HCl का सिक्रीशन हुआ, और अगर HCl का सिक्रीशन एक बार हो चुका है स्टमक में तो ये ड्रग इनएक्टिव हो जाएंगी क्योंकि ये वीक बेसिस होती हैं। सो गिवन इंट्रिक कोटेड फॉर्म में दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है ना अगर ये वीक बेसिस है, नाम पहले ही दिया था बेंजइमिडाजोल। बेटा अगर ये बेंजइमिडाजोल है यानी बेसिस हैं, और अगर बेस है तो बेस का एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, स्टमक या इंटेस्टाइन से? सर ऑब्वियसली इंटेस्टाइन से, और अगर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होना है तो डेफिनेटली स्टमक को क्रॉस करके जाना है, और अगर स्टमक को क्रॉस करके जाना है तो इंट्रिक कोटेड टैबलेट फॉर्म में दिया जाएगा। सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। सो पीपीआई आर गिवन ओरली अर्ली मॉर्निंग इन द एम्प्टी स्टमक फॉर्म में। खाना खाने के कितने टाइम बाद ले सकते हैं सर? भैया खाना खाने के बाद लेना ही क्यों है? अगर लेना है तो आप 2-3 घंटे बाद ले लीजिए, अदरवाइज आप एम्प्टी स्टमक में ही इसको लेंगे। हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज क्यों होता है सर? ये अच्छा सवाल है ओंकार बेटा, लेकिन इसका सवाल का जवाब कल ही आपको मिल गया है। सल्फेनिक एसिड का यहाँ कोई रोल नहीं है भैया। एक चीज बताओ, अब एक ड्रग है उसके 2 टुकड़े हो रहे हैं, क्या जरूरी है कि सभी का यूज होगा? नहीं, यहाँ पे मेन यूज किसका है? इस सल्फेनामाइड का है। सर एक डाउट है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिट हो जाएगा तो HCl का सिक्रीशन होगा कि नहीं फॉर एटलीस्ट 24 आवर? नहीं होगा। ठीक, मैक्सिमम पीपीआई मैंने कैप्सूल फॉर्म में देखा है, ये गारंटी नहीं है, टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं बेटा, ठीक है, लेकिन जो भी आएगा इंट्रिक कोटेड फॉर्म में आएगा। अच्छा, जितने भी आपकी ये पीपीआई हैं सब ओरली ही ली जाती हैं, लेकिन जो हमारी 3 चीजें हैं PEL पेंटोप्राजोल, इसोमेप्राजोल एंड लेंसोप्राजोल की बात किया जाएगा, इनको हम आईवी रूट से भी, जब बहुत ज्यादा अल्सर की सिचुएशन हो जाती है तब इनको आईवी रूट से भी ले सकते हैं। इवन अगर मैं आपसे बात करूं, इनमें से जो मेरी लेंसोप्राजोल है, हाँ वो प्रेगनेंसी में भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ओमेप्राजोल एंड लेंसोप्राजोल आराम से लिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपर एसिडिटी की बहुत कॉमन सिचुएशन आती है, वोमिटिंग होता है, एसिडिटी होता है, तो उसके लिए ये लिया जाता है। सर 24 घंटे HCl का सिक्रीशन नहीं होगा तो डाइजेशन कैसे होगा? ऐसा तो नहीं है बेटा कि पूरी तरह खत्म हो गया, कुछ ही तो पोटेशियम एटीपेज, भाई हाइपर एसिडिटी हुआ है ना। अब मान लो 100 प्रोटॉन पंप हैं, उनमें से 90 इनहिबिट हो गए, फिर भी 10 अपना काम कर रहे हैं, मतलब आपकी बेसिक चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन जो ओवर है वो कम हो जाएगा, ऐसा होता है। मैंने ये नहीं बोला बेटा इनको ओरली नहीं दे सकते हैं, ओरली दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको आप आईवी फॉर्म में भी ले सकते हो। ओमेप्राजोल, ये तो समझ में आ रहा होगा, ये एंजाइम इनहिबिटर है, और अगर एंजाइम इनहिबिटर है तो डेफिनेटली अदर ड्रग के मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट कर देगा। सो बायोअवेलेबिलिटी ऑफ पीपीआई रिड्यूस्ड बाय फूड, अगर फूड है तो इसका एब्जॉर्प्शन कम होगा, बायोअवेलेबिलिटी कम होगा, ये भी पॉइंट है। ये हमारा एंजाइम इनहिबिटर है, एंजाइम इनहिबिटर है तो अदर ड्रग के मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट करेंगे। सो इनहिबिट गैस्ट्रिक म्यूकोजल कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसको भी ये हमारे इनहिबिट करते हैं। ये बेसिक चीजें। तो अगर मैं समराइज वे में इसको थोड़ा सा बोलूं तो मेरी 4-6 बातें सुन लीजिए, आपके काम की बातें हो जाएंगी। सर ऑल द पीपीआई आर प्रोड्रग, they are get activated at a pH around 5, at a neutral pH they are inactive। जब ये 5 pH के अराउंड एक्टिवेट होते हैं तो 2 हमारे कैटायन बनाते हैं, एक सल्फेनिक एसिड एक सल्फेनामाइड बनाते हैं। जो सल्फेनामाइड होता है वो हमारे प्रोटॉन पंप में जो सल्फिड्रिल ग्रुप होता है उस सल्फिड्रिल ग्रुप से जाके बाइंड कर जाता है बाय द कोवेलेंट बॉन्डिंग, और कोवेलेंट बॉन्डिंग करके वो सल्फिड्रिल ग्रुप से जब बाइंड हो जाता है तो उस एंजाइम को वो इरिवर्सिबली इनहिबिट कर, प्रोटॉन पंप को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है। मतलब जब तक अब नया प्रोटॉन पंप नहीं बनेगा तब तक हमारा HCl का सिक्रीशन नहीं होगा। बस इतनी छोटी सी कहानी तो आपको बताई गई है, और क्या बताना था। फिर ये मैंने बोला कि हमारे जो पेंटोप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल हैं, इनको आप आईवी रूट से भी ले सकते हो, मेप्राजोल नहीं लिया जा सकता, लेकिन PEL को ले सकते हैं। अगर एक चीज और हमने यहाँ पे बोला कि हमारा जो जितनी भी ड्रग है इनको हम एम्प्टी स्टमक में ही लेंगे, ये चीजें हमारी यहाँ पे क्लियर है। क्योंकि इंट्रीकोटेड फॉर्म में इसलिए ली जाती हैं क्योंकि ये वीक बेसिस होते हैं, तो इनका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से होना है, स्टमक को क्रॉस करके वहां पे पहुंचना है, इसलिए हमें इसको इंट्रीकोटेड फॉर्म में लिया जाता है। बस इतनी सी कहानी है पीपीआई की। अगर अच्छा एक चीज और समझ लेना, ओमेप्राजोल का आज की डेट पे यूज थोड़ा कम किया गया, और खास तौर पर मेल में ज्यादा कम किया गया। क्यों सर? क्योंकि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग करती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग करती है, मेल में फीमेल के करेक्टर लाती है, गायनेकोमेस्टिया करती है, इसलिए इसका यूज कम किया गया। नेक्स्ट H2 एंटीहिस्टामिनिक, H2 ब्लॉकर। मैंने बोला H2 ब्लॉकर का डायरेक्ट रोल नहीं है HCl के सिक्रीशन में, लेकिन ये पीछे से प्रमोट करते रहते हैं। हाँ, पीछे से
हाँ, प्रमोट करते रहते हैं, स्टिमुलेट करते रहते हैं। सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, अगर इस क्लास की प्रोडक्ट पूछा जाए तो सिमेटिडीन। लेकिन सिमेटिडीन में बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट थे, गायनेकोमेस्टिया थी, लो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था, तो इस वजह से सिमेटिडीन का यूज कम कर दिया गया। आज की डेट पे रेनिटिडीन का यूज काफी अच्छे से होता है, जो कि फ्यूरॉन डेरिवेटिव होता है। इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सिमेटिडीन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, रेनिटिडीन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले चलो समझते हैं H2 ब्लॉकर। सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, रोक्साटिडीन, लॉक्साटिडीन की बात किया जाएगा। ओके, कॉज कैसे करती है गायनेकोमेस्टिया? मत जाओ बेटा, उतने दूर पे मत जाओ, क्योंकि अगर अब आप इतना नहीं सोच पा रहे हो कि सर ये गायनेकोमेस्टिया कैसे कॉज करेगी, तो चलो थोड़ा सा तुम्हें एक रिकॉल कराता हूं। एंजाइम इनहिबिटर तो है ही है, तो ऑब्वियसली कॉर्टिकोस्टेरॉइड के प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगी, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी इनहिबिट होगा, और अगर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन इनहिबिट होगा तो गायनेकोमेस्टिया वाली प्रॉब्लम आएगी। तो खैर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अभी इधर चलें, एक एक वर्ड पकड़ना बंद करो बेटा, काम की चीजें सुना करो। अभी GERD, ZES सब आएगा, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज ये भी बताऊंगा, जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले यहाँ पे प्रेगनेंसी में क्या ले सकते हैं बोल दीजिए प्लीज। ड्रग ऑफ चॉइस बोल रहा हूं मनीष, और तुम बोल रहे हो कि सर बोल दीजिए प्लीज। सुन लिया करो, ऑलरेडी बोल चुका हूं। लेंसोप्राजोल, मेप्राजोल, दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। हाँ, एंड्रोजन का प्रोडक्शन इनहिबिट कर देगी। ओके, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन क्या करेगी? सिंपल। अब भाई हिस्टामिन रिलीज हुआ था, हिस्टामिन अपने रिसेप्टर यानी H2 रिसेप्टर जो पैराइटल सेल में प्रेजेंट है उससे बाइंड करेगी, बाइंड करने के बाद ये प्रोटॉन पंप को स्टिमुलेट करेगी और HCl का सिक्रीशन करवाएगी। लेकिन जब आपने H2 ब्लॉकर दे दिया, जैसे सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, निजाटिडीन, रोक्साटिडीन दे दिया, तो इसने क्या किया? इस H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, और ये H2 रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से फर्दर आपका HCl सिक्रीशन नहीं होगा। क्योंकि लेकिन फिर वही, ये मेन टारगेट नहीं है, लेट टारगेट है। लेकिन एक चीज के लिए बहुत अच्छी है, बोले तो क्या सर? अगर नाइट के HCl सिक्रीशन की बात किया जाए, नाइट नॉक्टर्नल एसिडिटी अगर किसी को होती है, रात में किसी का एसिडिटी अगर हो रही है, HCl सिक्रीशन बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा यही H2 ब्लॉकर दिया जाता है। ये क्वेश्चन फार्मासिस्ट का है, दैट फॉर द नॉक्टर्नल एसिडिटी व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? याद रखना, H2 ब्लॉकर नॉक्टर्नल एसिडिटी के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। सो H2 ब्लॉकर मेनली अगर हम इनकी बात किया जाएगा, को यूजुअली दिया जाता है 6 से 8 वीक तक नॉर्मली यूज किया जाता है। दिस इनहिबिट द H2 ब्लॉकर, H2 रिसेप्टर इन द पैराइटल सेल एंड इनहिबिट द एसिड सिक्रीशन। लेकिन मैंने वही बोला, बार-बार यही बोल रहा हूं कि लेस पोटेंट। भैया पहले पोटेंट क्या है सर? PPI, क्योंकि PPI मेन टारगेट को इनहिबिट कर रही है, प्रोटॉन पंप को ही इनहिबिट कर रही है, बाकी सब तो साइड में काम कर रही है। सिमेटिडीन इस क्लास की प्रोटोटाइप ड्रग है, जो फर्स्ट H2 ब्लॉकर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी थी, तो ये सिमेटिडीन हमारी फर्स्ट H2 ब्लॉकर। सर गैस क्यों होती है? यही HCl के सिक्रीशन से गैस होती है। अरे सुन लो यार थोड़ी सी मेरी बात, तुम अपने सवाल थोड़ी से सबर किया करो। सर ऐसा क्यों होता है, गैस क्यों बनती है, ये क्यों करती है? अरे थोड़ा सबर करके साथ मेरी थोड़ी मेरी बातें तो सुन लो। हाँ कमल, होता रहेगा बेटा, परेशान मत हो, 100% नहीं इनहिबिट होता है। PPI जो ले रहे हैं वो भी एम्प्टी स्टमक में लेंगे। हाँ बेटा PPI एम्प्टी स्टमक में है। गैस क्या है भैया? गैस भी HCl की वजह से ही है। अरे नालायक हो, HCl रिलीज होगा, ये इमिडाजोल है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। जो हमारी सिमेटिडीन है, लिख लो इसको। अगर आपसे पूछा जाए कि सिमेटिडीन में कौन सी रिंग प्रेजेंट है, तब आप बोलना इमिडाजोल। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेनिटिडीन में कौन सी रिंग है, तब क्या बोलोगे? फ्यूरॉन। हाँ जी, फ्यूरॉन। रेनिटिडीन में फ्यूरॉन रिंग प्रेजेंट है, जबकि सिमेटिडीन में इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। ये दोनों चीजें क्वेश्चन है, फिर कहूंगा HCl सिक्रीशन क्यों होता है। अभी क्या फर्जी में बताया था? सही कह रहे हो रोशन, मतलब आप लोगों के सवाल किसे भूल जाते हैं? अरे यार फ्यूरॉन की रानी है, फ्यूरॉन की रानी है, इसमें क्या भूलना? तेरे पगला, तुम्हारी रानी नहीं है, फ्यूरॉन की रानी है। ओके, सेलेक्टिव H2 ब्लॉकर एंटागोनिस्ट इट पॉजेस द इमिडाजोल। इट्स एक्टिविटी के लिए हम बात करेंगे। सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, इनको हम IV एडमिनिस्ट्रेशन से भी ले सकते हैं, लेकिन मेनली अगर आप बात करोगे पेप्टिक अल्सर में, चाहे गैस्ट्रिक हो चाहे ड्यूडेनल हो, जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम में, गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज में, इन सब में इसको हम लेंगे। जितने भी हमारे H2 ब्लॉकर हैं ये सिर्फ H2 पे काम करेंगे, H1 H3 पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि H1 ब्लॉकर ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, पूरा एंटीहिस्टामिनिक फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन याद है, ये H2 ब्लॉकर है। 90% नॉक्टर्नल एसिडिटी, मैंने वही बोला, रात में जो एसिड का सिक्रीशन होता है उसको 90% से ज्यादा नॉक्टर्नल एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट करने की प्रॉपर्टी होती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? अरे पगला, क्योंकि हिस्टामिन का भी सिक्रीशन सबसे ज्यादा रात में ही होता है, और जब रात में ही सबसे ज्यादा हिस्टामिन का सिक्रीशन होगा, सो ऑब्वियसली H2 ब्लॉकर तभी तो सबसे ज्यादा काम करेंगे ना जी। सब होगा बेटा, सब होगा, अभी पढ़ लो पहले मेरे साथ। तुम लोग एक चीज छोड़ के बाकी सब में घुस जाते हो। सिमेटिडीन क्या बोला? प्रोटोटाइप ड्रग, पहली ड्रग है इस क्लास की, लेकिन भाई
शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लेस पोटेंट, और साथ ही साथ गायनिकोमेस्टिया, गैलेक्टोरिया, इन सारे एडवर्स इफेक्ट की वजह से इस ड्रग का यूज आज की डेट पे ना के बराबर हो गया है। और हाँ, साथ ही साथ ये एंजाइम इनहिबिटर भी तो है, तो इस वजह से इसका यूज नहीं किया जाता आज की डेट पे। रेनिटिडिन, रेंटेक वगैरह आप लोगों ने खूब अच्छे से खाया होगा, एसिलॉक, रेंटेक, कुछ भी आपसे बात करूं तो खाया जरूर होगा। ओके, इट हैज एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट, यानी एंड्रोजन के प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे, साथ ही साथ जो एंड्रोजन रिलीज हुआ है उसको उसके रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देंगे। अब एंड्रोजन एक तो रिलीज कम हुआ है, दूसरा अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पा रहा है, यानी हमारा गायनिकोमेस्टिया देखने को मिल जाएगा, यानी मेल में फीमेल करेक्टर, और वी कैन से द इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन मेल देखने को मिलेगा। ये कहानी यहां पे आएगी। इंक्रीजेस प्लाज्मा प्रोलैक्टिन लेवल, फीमेल की बात करोगे तो उसके लिए भी अच्छी नहीं है, वहां गैलेक्टोरिया कॉज कराएगी, क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा तो हमारा मिल्क के प्रोडक्शन को भी बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, तो उसमें भी ना मेल के लिए अच्छी है ना फीमेल के लिए अच्छी है, दोनों को यहां पे हम नहीं लेंगे। ओके, पोटेंट इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर है, हमारे साइटोक्रोमल P450 एंजाइम को इनहिबिट करती है, तो अदर ड्रग के मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट करेगी, जिससे हमारे उनके एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिमेटिडिन यहाँ पे लीस्ट पोटेंट है जितने भी H2 ब्लॉकर हैं, इसलिए मैंने बोला आज की डेट पे सिमेटिडिन का यूज ना के बराबर। लेकिन एडवर्स इफेक्ट पता होना चाहिए, गैलेक्टोरिया कॉज करती है, गायनिकोमेस्टिया करती है, एंजाइम इनहिबिटर है, लीस्ट पोटेंट है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग में से है हमारी प्यारी रेनिटिडिन, जिसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? फ्यूरॉन रिंग प्रेजेंट होती है। अब एडवांटेज क्या है? सर ये गायनिकोमेस्टिया नहीं करती, सर ये गैलेक्टोरिया नहीं करती, एंजाइम इनहिबिटर नहीं है, थोड़ा सा पोटेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू द सिमेटिडिन, और कितना ज्यादा है? 5 टाइम्स मोर पोटेंट है। अच्छा, अभी बताऊं, एक बड़ा प्यारा सा इसका क्वेश्चन मिला था गुजरात फार्मासिस्ट में, और उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया था, इनकरेक्ट पूछा गया था, और उसमें लिखा था सिमेटिडिन इज 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन रेनिटिडिन। बच्चों को लगा हाँ 5 टाइम्स मोर पोटेंट होता है, लेकिन पूरा पढ़ना भूल गए कि रेनिटिडिन इज 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन सिमेटिडिन। क्वेश्चन में उल्टा लिखा था कि सिमेटिडिन इज 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन रेनिटिडिन लिखा था। तो आप लोग ये गलतियां ना करिएगा, इनको छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ध्यान रखिएगा। फेमोटिडिन की बात करोगे, अब इसमें थायाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। फेम, फेम पाने के लिए आपको ढेर सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपना एकदम से वहां पे मेहनत करना पड़ेगा, तो फेमोटिडिन में थायाजोल रिंग प्रेजेंट होती है, ये हमारे रेनिटिडिन से भी 8 टाइम्स मोर पोटेंट है, लेकिन थोड़े से एडवर्स इफेक्ट हैं, इसलिए कम यूज किया जाता है एज कंपेयर टू। लेकिन पोटेंसी की बात करोगे तो रेनिटिडिन से भी 5 टाइम्स मोर पोटेंट है। फेमोटिडिन हैज सम इनवर्स एगोनिस्टिक एक्शन, लेकिन इसलिए बोला कि ये थोड़ा सा यूज कम है एज कंपेयर टू द रेनिटिडिन की बात करेंगे। अभी तक हमने सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन की जो बात किया, इनमें से मेजर दो ही हैं, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, और अगर इन दोनों का आप कंपैरिजन करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सिमेटिडिन लेस पोटेंट है, रेनिटिडिन मोर पोटेंट, और कितना? 5 टाइम्स मोर पोटेंट। सिमेटिडिन एंजाइम इनहिबिटर है, ये एंजाइम इनहिबिटर नहीं है। सिमेटिडिन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, रेनिटिडिन में लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। सिमेटिडिन में आपको गायनिकोमेस्टिया, गैलेक्टोरिया, ये सारे प्रॉब्लम मिले थे, इसमें ये सारे प्रॉब्लम नहीं है, तो एज कंपेयर टू द सिमेटिडिन, रेनिटिडिन हमारे लिए ज्यादा अच्छी है। फेमोटिडिन नो एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट, इसमें भी नहीं है बेटा, रेनिटिडिन में भी एंटी एंड्रोजेनिक नहीं है। सर रेनिटिडिन ड्रग के साइड इफेक्ट नहीं है कोई भी, नहीं नहीं, ये गलत बात है। अभी थोड़ी दिन पहले आपने सुना होगा कि जो हमारी रेंटेक आती है उसको काफी अच्छे से ब्लॉक किया गया था। अब एक बड़ा सवाल यहां पे भी आता है कि सर एंट एसिड के साथ में कभी भी H2 ब्लॉकर को नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि H2 ब्लॉकर अगर एंट एसिड आपने पहले ले रखा है और फिर H2 ब्लॉकर लोगे तो सर इसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। हाँ जी, अब इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसलिए H2 ब्लॉकर और एंट एसिड कभी साथ में नहीं लिए जाते हैं। बस इतना छोटा सा कहानी है इसके पीछे, नथिंग एट ऑल। अब एंटीकोलिनर्जिक वाले ड्रग के बारे में मैं क्या ही बताऊं, आपको सभी पता है, पायरेनजेपिन, टेलेंजेपिन, जा पीले वाली कहानी हमने यहाँ पे बोला था, नॉक्टर्नल ड्रग। अरे यही भाई H2 ब्लॉकर रेनिटिडिन, यही नॉक्टर्नल एसिड के सिक्रीशन को, रात वाले एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट करते
सकती है। सर क्लास में कोई भी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है प्रेगनेंसी, बता दिया हूं भैया। है एक ही चीज को जब आप लोग बार बार रिपीट कराते हो तब नहीं अच्छा लगता है। खैर कोई बात नहीं। पायरेनजेपिन, टेलेनजेपिन। अब आप बोलोगे सर एट्रोपिन, कल भी मैंने वही आंसर दिया था। कहने के लिए एट्रोपिन दिया जा सकता है, लेकिन एट्रोपिन नॉन सेलेक्टिव है, वो M1 M2 M3 सबको ब्लॉक करेगा, एडवर्स इफेक्ट ज्यादा देगा, इसलिए हम पायरेनजेपिन, टेलेनजेपिन जो कि सेलेक्टिव M1 ब्लॉकर है उसको मेनली यहां पे दिया जाता है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग नॉट कॉमनली यूज, इसको नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन है कि किसी ड्रग की वजह से या किसी अदर सिचुएशन की वजह से हुआ है तब हम इसको दे सकते हैं, अदरवाइज इसको हम नहीं देते हैं। तो सर साइड इफेक्ट से तो एफडीए भी ने फीमेल में जो प्रोडक्ट लेवल बढ़ाता है, तो साइड इफेक्ट है ना बेटा, अच्छी बात थोड़ी ना है। H2 ब्लॉकर और पीपीआई साथ में दे सकते हैं भैया, दोनों क्यों देना है, देना क्यों है दोनों? हाँ जी वत्सल सुन लिया, पीपीआई को इनहिबिट करना जरूरी है, प्रोटॉन पंप ही मेन टारगेट है बेटा, पहले उसी को इनहिबिट करो। जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम, रुक जा बाटा बेटा, रुक जा। अल्सर प्रोटेक्टिव आ रहा हूं, पहले एक चीज तो कंप्लीट कर लो, अभी तो एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर ही बता रहा हूं। सिमेटिडीन एंड सुक्राल्फेट एक साथ नहीं दे सकते, ना तो एंटासिड सुक्राल्फेट वो भी नहीं देंगे। क्वेश्चन बंद करो, नहीं तो तुम लोग ना, एक तो इतने दिन बाद में आया हूं, मूड से पढ़ा रहा हूं, तुम लोग मूड को ही खराब करने में लगे रहते हो। अब एक चीज बताओ, अभी तक आपने देखा हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिया, हमने H2 ब्लॉक कर दिया, M1 ब्लॉक कर दिया, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या दे रहे हैं? एनालॉग, बोले तो एगोनिस्ट। क्यों सर? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे लिए अच्छा है, ये तो आपको पता है ना। एगोनिस्ट यहां पे देने का मतलब ये है दैट प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीजेस म्यूकस प्रोडक्शन। अभी किसी ने बोला था कि सर म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ा के भी तो हम अल्सर को ट्रीट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, ये करता है वो काम। साथ ही साथ जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन होता है उसके प्रोडक्शन को भी प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ाता है, और प्रोटॉन पंप को थोड़ा सा पीछे से कहता है भाई तू शांत रहे, ज्यादा काम मत कर, HCl का सिक्रीशन ज्यादा मत कराओ, इसलिए यहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग मिसोप्रोस्टॉल दिया जाता है, जो PGE1 एनालॉग है मेनली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एनप्रोस्टिल, रियोप्रोस्टिल, PGE2 एनालॉग है, दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज है किसका? मिसोप्रोस्टॉल का सबसे ज्यादा यूज है जो यहां पे दिया जाता है। मिसोप्रोस्टॉल यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द, ये चीज जरूर ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए जैसे हमने पढ़ा था कि नसैड इंड्यूस्ड अल्सर होता है, और उस नसैड इंड्यूस्ड अल्सर यानी ड्रग इंड्यूस्ड अल्सर के लिए अगर आपसे पूछा जाए सबसे अच्छी ड्रग, तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग सबसे अच्छी। मैंने ड्रग ऑफ चॉइस नहीं बोला, क्योंकि ड्रग ऑफ चॉइस तो आपकी पीपीआई ही है, लेकिन फिर भी अगर पीपीआई नहीं है तो आप नसैड इंड्यूस्ड अल्सर में इसको दे सकते हो। मैंने वही बोला क्या काम करती है सर, ये म्यूकस के प्रोडक्शन को और बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, और जितना ज्यादा म्यूकस बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोटेक्शन बढ़ेगा। सर पीपीआई के साइड इफेक्ट है ना बेटा, ओमेप्राजोल की बात करोगे इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग करती है, साथ ही साथ समटाइम्स ये हमें हाइपो एसिडिटी कर देती है, हाइपो HCl का सिक्रीशन करती है, ये इसके एडवर्स इफेक्ट में देखने को मिलता है। तो आज हमने उन ड्रग के बारे में देखा जो HCl के प्रोडक्शन को घटाती हैं, और अगली क्लास में हम क्या देखेंगे? जो HCl के न्यूट्रलाइजेशन को बढ़ाती हैं। सर पीपीआई बता दिया भैया गौरव? हाँ विदिशा बेटा, अगली क्लास में 15 नवंबर से आपका महामैराथन शुरू होने जा रहा है, ड्रग कुंडली शुरू होने जा रही है, और गेट के लिए स्पेशल लेक्चर्स मेरे शुरू होने जा रहे हैं सब 15 नवंबर से। नए ऑफिस में, नए स्टूडियो में सारी प्लानिंग चल रही है, बस थोड़ा सा अभी सेटअप चालू है, ठीक है। बस एक हफ्ते के बाद आपको सारी चीजें। जीआरडी बेटा क्या होता है? जब जैसे होता है ना कि स्टमक में हुआ तो गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनम में हुआ तो ड्यूडेनल अल्सर, और जब वो आपके इसोफेगस में होगा तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज बोला जाएगा। वर्चुअल टूर सर, अभी वर्चुअल टूर पूरा हुआ नहीं है करने, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको मैं दिखा सकता हूं। अभी रखा है, पूरा ओपन भी नहीं हो पाया है, ठीक है। हाँ जी, जीआईटी के बाद हम सीएनएस सीबीएस इसी में जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को धीरे दिखाऊंगा बेटा, पॉडकास्ट स्टूडियो, ग्रीन स्टूडियो, सारी चीजें बनी हैं आप लोगों के लिए, सब धीरे धीरे आएंगे समय के साथ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू एवरीवन।